नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ। सीडीएससीओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कफ सिरप बनाने वाली 50 भारतीय कंपनियां गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर आरंभ किया। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और शुगर सिरप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र 5वां संशोधन नियम 2023 अधिसूचित किए और यूजीसी ने उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अल्पकालिक कौशल विकास कोर्स की शुरुआत शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की पहली खबर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित है। इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। इटली 2019 में बीआरआई में शामिल होने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र था। इटली बीआरआई से इसलिए बाहर हुआ है क्योंकि इटली का व्यापार घाटा 19 अरब यूरो से बढ़कर 32.4 अरब यूरो हो गया है। चीन से आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 में $650 मिलियन था। ये 2021 में घटकर मात्र $33 मिलियन रह गया था। रूस और चीन के गठजोड़ ने यूरोपीय देशों के समक्ष चीन के इरादों को लेकर संदेह पैदा कर दिया है। इससे पहले 2018 में सिएरा लियोन और 2023 में फिलीपींस ने बीआरआई से बाहर निकलने की घोषणा की थी। चीन ने बीआरआई को 2013 में वन बेल्ट वन रोड पहल के रूप में शुरू किया था। बीआरआई चीन के नेतृत्व वाली बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ती है। इसका उद्देश्य बेहतर क्षेत्रीय एकीकरण करना, व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इसके दो प्राथमिक घटक हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड। बीआरआई को प्रतिसंतुलित करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। दरअसल बीआरआई से जुड़ी चिंताएं ये हैं कि चीन इस पहल के साझेदार देशों को छद्म शर्तों वाला ऋण प्रदान करता है और इससे देश ऋण जाल में फंस जाते हैं। इस तरह से वे चीन के प्रभाव के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं। कार्यान्वयन में समस्याएं ये हैं कि भ्रष्टाचार घोटाले हैं, श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, पर्यावरणीय खतरे आदि मौजूद हैं। ऐसे में भारत की चिंताएं भी वाजिब हैं। बीआरआई परियोजना गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरती हैं और इस तरह से ये पहल भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं। इस पहल से छोटे दक्षिण एशियाई देशों और हिंद महासागर के तटीय देशों पर भारत का प्रभाव कम हो रहा है। सीडीएससीओ की एक रिपोर्ट के अनुसार कफ सिरप बनाने वाली 50 भारतीय कंपनियां गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए 54 कंपनियों से कफ सिरप के सैंपल्स लाए गए थे। इनमें से लगभग 6% सैंपल्स आवश्यक गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत से निर्यात होने वाले कई कफ सिरप की घटिया गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की थी। इन सिरप के सेवन से कथित तौर पर गाम्बिया, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में बच्चों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 1 जून 2023 से विदेश व्यापार महानिदेशक ने कफ सिरप के निर्यात के लिए सैंपल्स का परीक्षण करना और नामित प्रयोगशालाओं से सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। भारत में औषधि विनियमन भी किया गया है। ये औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 पर आधारित है। डीसी एक्ट 1940 के माध्यम से ही सीडीएससीओ का गठन किया गया है। सीडीएससीओ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य भारत में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, डायग्नोस्टिक्स और स्वास्थ्य उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकों का निर्धारण करना है। भारत का औषधि महानियंत्रक सीडीएससीओ का प्रमुख होता है। वो रक्त और रक्त उत्पादों, वैक्सीन जैसी दवाओं की तय श्रेणियों के लिए लाइसेंस को मंजूरी देता है। औषध क्षेत्र के प्रभावी विनियमन में काफी चुनौतियां हैं, जैसे कि केंद्रीकृत औषधि डेटाबेस की कमी है। फार्मा कंपनियों की प्रभावी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस का होना जरूरी है। कई विनियामकों का होना जरूरी है। दवाओं के विनियमन के लिए लगभग 36 क्षेत्रीय विनियामक मौजूद हैं। इससे समन्वय में समस्या उत्पन्न होती है। आदर्श विनिर्माण पद्धति मानकों पर कम ध्यान देना। भारत में 10,500 विनिर्माण केंद्रों में से केवल 2,000 में ही WHO आदर्श विनिर्माण पद्धति मानकों का अनुपालन किया जाता है।
और आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। इसमें कूलिंग के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, जबकि पारंपरिक परमाणु रिएक्टर्स में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ये रिएक्टर ऊष्मा, बिजली और हाइड्रोजन के उत्पादन में सक्षम है। इसको बनाने में एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिजाइन का उपयोग किया गया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक की बिजली क्षमता वाला एडवांस परमाणु रिएक्टर होता है। इसकी विशेषताएं हैं छोटा आकार, ये भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में छोटे आकार का होता है। मॉड्यूलर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रणालियों और घटकों को फैक्ट्री में ही असेंबल किया जाता है और इसलिए इसे इंस्टॉलेशन के लिए किसी दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो पाता है। इस रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए जरूरी ऊष्मा के लिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब ये जानते हैं कि पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किस तरह से लाभकारी हैं। इंस्टॉलेशन साइट की बजाय फैक्ट्री में बनने के कारण एसएमआर की लागत और निर्माण में लगने वाला समय दोनों कम हो जाते हैं। ईंधन की कम जरूरत की वजह से इसकी कार्यप्रणाली सरल और सुरक्षित है। बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं और दुर्घटना हो जाने पर उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की बात करें तो भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर परिचालनरत हैं, जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 6780 मेगावाट है। भारत वर्तमान में अपने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और शुगर सिरप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने ये निर्देश चीनी नियंत्रण आदेश 1966 के अनुसार 2023-24 आपूर्ति वर्ष के लिए जारी किया है। चीनी नियंत्रण आदेश 1966 सरकार को चीनी के उत्पादन को नियंत्रित करने, चीनी की बिक्री पर रोक लगाने जैसी शक्तियां देता है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए बी मोलासिस यानी शीरे के उपयोग की अनुमति दी हुई है। मोलासिस गन्ने की पेराई के दौरान पैदा होने वाला एक चिपचिपा गहरे रंग का और शक्कर युक्त उप उत्पाद होता है। पेराई के चरण के आधार पर मोलासिस की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जैसे ए मोलासिस, बी मोलासिस और सी मोलासिस। गन्ने के और भी कई बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गन्ने का ऊपरी हिस्सा, खोई और फिल्टर मड्स। सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि चीनी के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। ऐसे में घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों को स्थिर बनाए रखना जरूरी है। इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है। ये प्राकृतिक रूप से यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं से पैदा होता है। इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। इसका उद्देश्य बाजार में ज्यादा मात्रा में जैव ईंधन उपलब्ध कराना है। इससे जीवाश्म ईंधन में जैव ईंधन के मिश्रण प्रतिशत में बढ़ोतरी की जा सकेगी। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, वर्तमान में इसका उद्देश्य 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना है। प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसका उद्देश्य दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र 5वां संशोधन नियम 2023 अधिसूचित किए। वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 55 के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके ये नियम अधिसूचित किए हैं। नवीनतम संशोधन के अनुसार अब बोर्ड ऑफ अप्रूवल ITES वाले सेज के एक हिस्से को नॉन प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर सकता है। ITES यानी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं। आपको बता दें कि सेज में स्थित प्रोसेसिंग क्षेत्र में वस्तु विनिर्माण या सेवा संबंधी गतिविधियां संपन्न की जाती हैं, वहीं नॉन प्रोसेसिंग क्षेत्र में सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। सेज के लिए जो कर लाभ पहले ही उठाया जा चुका है, उसकी गणना अब कुल बिल्टअप प्रोसेसिंग क्षेत्र और नॉन प्रोसेसिंग क्षेत्र के अनुपात के आधार पर की जाएगी। इस कदम का महत्व ये होगा कि ये सेज में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में लचीलेपन को बढ़ाएगा। इससे सेज के डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं दोनों को फायदा होगा। इससे कई प्रकार के उपयोगकर्ता खाली होने वाली जगह का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे सेज के किराएदारी आधार में विविधता आएगी। सेज की हम इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि सेज होता क्या है। सेज विशेष रूप से चिन्हित एक शुल्क मुक्त एन्क्लेव होता है। इसे व्यापार संबंधी गतिविधियों के संचालन और शुल्क एवं प्रशुल्क के उद्देश्यों से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। निजी या सार्वजनिक या संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियां सेज स्थापित कर सकती हैं। सेज कई प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। इन लाभों में कर लाभ, शुल्क मुक्त आयात, अत्याधुनिक अवसंरचना आदि शामिल है। सेज वस्तुओं और सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाता है, निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ती है तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में समृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा रोजगार में बढ़ोतरी होती है।
और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी हुई है। यूजीसी ने उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों यानी HEIs में अल्पकालिक कौशल विकास कोर्स की शुरुआत शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के मसौदा दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में सभी स्तरों पर कौशल विकास को शामिल किया जाएगा, मांग के अनुरूप कौशल की कमी को दूर करने और कार्यस्थल पर छात्रों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अल्पकालिक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये कोर्स उद्योगों की मांग के अनुरूप होंगे। समग्र और विशेषज्ञता आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे जनरली इंटर्न के दौरान किया जाता है। मुख्य दिशा निर्देशों पर अगर हम नजर डालें तो इसमें कोई भी विद्यार्थी जिसने 10+2 या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की है वो अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्र होगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान क्रेडिट से संबद्ध अल्पकालिक कौशल विकास पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेंगे। ये कोर्स 3 से 6 महीने के होंगे। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान कई क्षेत्रों से संबंधित क्रेडिट से संबद्ध अल्पकालिक कौशल विकास यानी STSD कोर्स शुरू कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, 5G कनेक्टिविटी, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग, बेसिक 3D डिजाइन आदि शामिल हैं। कौशल की कमी को दूर करने की जरूरत क्यों है? दरअसल सभी स्नातकों को रोजगार के लिए कुशल बनाने और रोजगार के विविध और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास जरूरी है। तेजी से बदलते श्रम बाजार को देखते हुए अत्याधुनिक कौशल प्राप्त करने की जरूरत है। जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी का विकास करना आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इससे उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल श्रम बल निर्मित किया जा सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के कौशल विकास के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की प्रशिक्षुता एवं कौशल विकास के लिए योजना श्रेयस। इसके तहत उद्योगों में प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान किए जाते हैं। श्रेयस यानी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल अर्न व्हाइल लर्न योजना, ये यूजीसी द्वारा प्रस्तावित योजना है। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को आय अर्जित करने और कौशल प्राप्त करने में मदद की जाती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में आसन्न मानवीय संकट के प्रति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सचेत किया है। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 99 के अनुसार UN महासचिव किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है जो उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इससे पहले केवल 4 अवसरों पर ही अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है। इनमें देशों की संप्रभुता, समानता जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में बताने के लिए विश्व बैंक के साथ एक बैठक की। इनमें शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें हैं लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर परिचालन के डिजिटलीकरण के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, ये संपूर्ण एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स समाधान के लिए एक सामुद्रिक सेवा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह शुरू किया गया है। एंड टू एंड पेपरलेस एयर कार्गो परिवहन की सुविधा के लिए ई-एयर वे बिल और ई कार्गो सिक्योरिटी डिक्लेरेशन की शुरुआत की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। शहरी बाढ़ शमन परियोजना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है। ये मंजूरी एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए कार्य करने के लिए प्रदान की गई है। ये शमन परियोजना चेन्नई को बाढ़ रोधी बनाने में मदद करेगी। ये शहरी बाढ़ शमन के लिए किए जाने वाले प्रयासों में पहला प्रयास है। ये प्रयास शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद करेंगे। एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन पर एक समग्र दृष्टिकोण है। ये सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और बाढ़ जोखिम प्रबंधन के बीच अंतर संबंध पर बल देता है।
अगला टॉपिक है मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना। मेरा गांव मेरी धरोहर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य देश भर के गांव में अंतर्निहित सांस्कृतिक विविधता को दर्ज करना और उसकी मैपिंग करना है। सांस्कृतिक विविधता की मैपिंग राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से की जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के तहत भारतीय गाँव के जीवन, इतिहास और लोकाचार का विवरण देने वाली व्यापक जानकारी को संकलित किया जाता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन कलाकारों, कला शैलियों और सांस्कृतिक संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस विकसित करने के लिए आरंभ किया गया है। ये डेटा विविध संगठनों, मंत्रालयों और राज्यों से एकत्रित किया जा रहा है। डायरेक्ट आइस मैपिंग। खगोलविदों ने ग्रह का निर्माण करने वाली धूल और गैस की डिस्क की पहली द्विआयामी आइस इन्वेंट्री बनाई है। ये डिस्क HH48NE नामक एक युवा तारे को घेरे हुए है। वैज्ञानिकों ने ग्रह का निर्माण करने वाली इस डिस्क का पर्यवेक्षण करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया है। ये पहली बार है जब किसी युवा तारे के चारों ओर प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क की डायरेक्ट आइस मैपिंग की गई है। आपको बता दें कि तारे का प्रकाश डिस्क के कई अणुओं से टकराता है। इस टकराव से अवशोषण वर्णक्रम का निर्माण होता है। इसका उपयोग डिस्क की संरचना को जानने के लिए किया जा सकता है। ग्रह का निर्माण करने वाले डिस्क में आइस की डायरेक्ट मैपिंग से पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। मेफ्टाल। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने मेफ्टाल दवा से जुड़ी प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया के संबंध में एक औषधि सुरक्षा चेतावनी जारी की है। मेफ्टाल एक दर्द निवारक दवा है। मेफ्टाल में मेफेनेमिक एसिड होता है। इस दवा का इस्तेमाल आमतौर पर माहवारी के दौरान पेट की ऐंठन और रूमेटॉइड गठिया के लिए किया जाता है। ये दवा ड्रेस सिंड्रोम जैसी गंभीर प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर सकती है। ड्रेस मतलब कि ड्रग रश विद इओसिनोफिलिया एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स सिंड्रोम। ड्रेस सिंड्रोम कुछ दवाओं के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया होती है। इस सिंड्रोम के लक्षण कई दिनों के बाद प्रकट होते हैं। आईपीसी यानी भारतीय फार्माकोपिया आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। ये दवाओं के मानक निर्धारित करता है। और अब बात करते हैं साइबर बीमा की। एक अनुमान के मुताबिक 2023 में अब तक बेची गई साइबर बीमा पॉलिसियों की संख्या 2022 की तुलना में 35 से 40% ज्यादा है। साइबर बीमा की शुरुआत व्यवसायों की साइबर हमलों के संभावित प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। इसे किसी संगठन के साइबर अपराध से पीड़ित हो जाने के बाद उसकी लगने वाली फीस, खर्च और कानूनी लागत को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में साइबर बीमा कवर करता है मैलवेयर हमला, बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट के अनधिकृत और धोखाधड़ी वाले उपयोग के कारण होने वाली वित्तीय हानि, किसी भी कवर किए गए जोखिम से उत्पन्न होने वाले कानूनी खर्च। भारत में साइबर बीमा प्रतिबंधित साइट्स तक पहुंच, क्रिप्टो मुद्रा लेन देन आदि के कारण होने वाले साइबर हमलों के जोखिम को कवर नहीं करता है। अगला टॉपिक है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। दिल्ली के एम्स में आने वाले निमोनिया के मामलों का चीन में बच्चों में फैल रहे श्वसन संक्रमण से कोई संबंध नहीं पाया गया है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया के कारण श्वसन प्रणाली, गले, फेफड़े और श्वास नली में हल्का संक्रमण हो जाता है। ये बैक्टीरिया सबसे सूक्ष्म स्व प्रतिकृति बनाने वाले जीवों में से एक है। इसका जीनोम अत्यधिक स्थिर है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये धीरे धीरे बढ़ता है। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का एक सामान्य जीवाणुविक कारक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया सामुदायिक स्थलों में होता है। यह अस्पताल आदि में नहीं होता है। सामुदायिक स्थल जैसे कि स्कूल या कार्यस्थल, ये खांसने या छींकने से फैलता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। सेशेल्स, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स में बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट की घटनाओं के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। ये पश्चिमी हिंद महासागर में द्वीपीय गणराज्य है। इसमें लगभग 115 द्वीप शामिल हैं। सेशेल्स के बड़े द्वीप केन्या के पूर्व और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में अवस्थित हैं। इसका उच्चतम बिंदु है मोर्ने सेशेलोइस। यहाँ संकीर्ण तटों वाले प्रवाल और चट्टानी दोनों प्रकार के द्वीप मिलते हैं। इसकी जलवायु है आर्द्र उष्णकटिबंधीय। सेशेल्स में जल निकाय के रूप में केवल छोटी धाराएं और झीलें पाई जाती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।